अगर अपने यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप बोल दीजिए कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई पकड़ करके रखेगा, तभी उसको छोड़ा जा सकता है, वरना नहीं छोड़ा जा सकता। पकड़ने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ उनके पास। जो कुछ भी हैं, बिहार का जहाँ तक मामला है, दो बैराजेज हैं, एक गंडक पर है और एक कोसी पर है। दोनों का प्रबंधन हमारे हाथ में है, बिहार के इंजीनियर्स के हाथ में। तो अगर कोई पानी छोड़ता है तो हमारे लोग छोड़ते हैं, और उसमें ज़रूर विभाग की भी सहमति होती होगी, सरकार की भी सहमति होती होगी कि हाँ अब समय आ गया है, पानी छोड़ दीजिए। क्योंकि पानी नहीं छूटेगा तो हो सकता है बराज का वो नुकसान पहुंच जाए, या ऊपर वालों को नुकसान पहुंच जाए, या फिर नीचे ज़्यादा तबाही कर दे, इसलिए पानी छोड़ देना चाहिए। तो वो काम तो हम ही लोग करते हैं ना। लेकिन कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। इसका दो उद्देश्य है, दो इशारे करते हैं हम लोग, यानी हमारा जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि देखिए ये बाढ़ की समस्या है, इसका समाधान हमारे पास नहीं है, हमारी ज़मीन पर नहीं है। ये समस्या दूसरे देश की ज़मीन पर इसका समाधान है, तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। अब वो दूसरा वाला जिम्मेवार है या नहीं है, वो एक अलग बात है। और फिर सीमा पार जब लाइन खींची गई है तो दोनों देशों के हित अलग अलग हो जाते हैं। हमारे देश अलग हैं, हित अलग हैं, और उनके हित अलग हैं। वो अपने तरीके से सोचेंगे। और क्योंकि ज़मीन, यहाँ हम बांध बनाने की बात करते हैं, 800 फुट ऊंचा बांध बनाने की बात करते हैं, वो तो उनके पास है ना, तो उसका निर्णय तो वो लोग करेंगे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसको जिसे अंग्रेजी में डैंगलिंग कैरेट्स बिफोर द डंकी कहते हैं, हमारी व्यवस्था हमसे उसी तरीके से सलूक कर रही है। और कम से कम पिछले 83 साल से तो यही हो रहा है कि तटबंध हम लोगों ने बनाए, इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमको पता था ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन था, असली समाधान तो वही है जब वहाँ नेपाल में बांध बनेगा। अब वो कब बनेगा किसी को पता नहीं। एक बार हमने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें कि जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी मौजूद थे। ये मेरा ख्याल ये 2002 या 3 के आसपास की बात होगी। और उस मीटिंग में उन्होंने गलती से कह दिया कि जैसी आर्थिक स्थिति है हम लोगों की, उसके हिसाब से अगले आने वाले 60 वर्षों में इस बांध का निर्माण नहीं होगा। तो हमने उसी दिन एक आर्टिकल लिखा और अखबारों में छपा वो, कि भाई 60 साल तक इसका बांध का निर्माण नहीं होगा तो उसको बनाने में भी 20-25 साल लग जाएंगे, पूरा करने में तो 85 साल हो गए। तो हमारे पास क्या कोई अल्टरनेटिव योजना है, कोई वैकल्पिक योजना है कि हम 85 साल तक इन बाढ़ों को कैसे भोगेंगे? तो उसको लेकर के सुनते हैं कि काफ़ी शोर शराबा हुआ, लानत मलामत हुई कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने, और नहीं कहना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे किस्से चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लोगों के पास से, जो कि हम अपनी कंस्टिट्यूंसी मानते हैं। उनको हमने बताने की कोशिश की कि भाई देखो, ये जो तटबंध बना है ना, ये पहले से पता था हमको कि पानी जाना तो रुक जाएगा, लेकिन ये जो गाद है इसके साथ सेडिमेंट आता है, वो जब बाहर नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा वो, और वो भी रुकेगा इन तटबंधों के बीच में। और उसका मतलब ये होगा कि नदी का बेड लेवल ऊपर उठेगा, साल दर साल ऊपर उठेगा। उसके हिसाब से पानी को पास करने के लिए आपको तटबंध को भी ऊंचा करना पड़ेगा। कोसी के तटबंध को एक बार 1987 के बाद और एक बार अभी 2008 के बाद करीब करीब 6 फुट दोनों बार ऊंचा किया गया, 12 फुट। तटबंध उस वक्त जब बना था तो कहते हैं कि 18 फुट था, उसको 12 फुट और ऊंचा करना पड़ा। मतलब इतनी मट्टी पड़ गई उसमें। अब वो धीरे धीरे अगर आप तटबंध पर खड़े हो जाएं तो आपको साफ पता लगता है कि अंदर की ज़मीन ऊपर उठी हुई है और बाहर जो है वो गड्ढा हो गया है। अब उस बाद में अगर तटबंध बाहर आएगा तो बाहर वालों की तबाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर ये पानी नहीं मानता है, एक काम करते हैं, बाहर से जो पानी आता है और जो वहाँ बाहर जल जमाव पैदा करता है, नदी में नहीं जा पाता है, तो हम एक जो बाहर से पानी, नदी की धारा, जो छोटी नदी आती है, सहायक धारा आती है, उस पर भी बांध बना देते हैं। बना दो भाई, तो वो बना दिया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो पानी नहीं जा रहा है क्योंकि पानी उल्टा इसमें आता है, तो एक स्लुइस गेट लगा देते हैं। तो स्लुइस गेट भी लगा दिया उन्होंने। फिर कहते हैं तो पूरी बरसात ये स्लुइस गेट बंद ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको खुला रख के छोड़ेंगे तो पानी फिर वापस जाएगा। तो हाँ, और फिर सारा काम कर लेने के बाद इन दो बांधों के बीच में, सहायक धारा के बांध में और मुख्य नदी की धारा के बांध में, बीच में जो इलाका पड़ता है वो तो हमेशा पानी में डूबेगा।
और वो पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक इनमें से कोई तटबंध टूटेगा नहीं, दो में से। और नहीं टूटेगा तो अपने जीवन रक्षा के लिए लोग काटेंगे। तो एक काम करके, एक गलत काम करके फिर हम उसी चक्कर में फंसते हैं और अपना विस्तार करते रहते हैं अपने ठेकेदारी का। वो होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ठेकेदार बंधु लोग हैं ना, इस पूरी व्यवस्था में सबसे ईमानदार होते हैं। लोग कहते हैं कि तिगड्डी है और इंजीनियर हैं और सत्ता है और ठेकेदार हैं, सब चोर हैं और ठेकेदार तो सबसे ज़्यादा चोर होता है। मैं समझता हूँ कि ठेकेदार चोर नहीं होता है, क्योंकि वो जिस दिन बाजार में उतरता है ये काम करने के लिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उससे तटबंध बना लीजिए या तालाब खुदवा लीजिए या वाटर वर्ल्ड बनवा लीजिए, या वो जो घर नहीं जाऊंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, वो बनवा लीजिए, डैम बनवा लीजिए। वो कहीं भी पैसा कमाएगा। वो डंके की चोट ये कह करके बाजार में उतरता है कि मैं बाल बच्चों के लिए चार पैसा कमाने के लिए आया। लेकिन बाकी लोग, एक के सामने भगीरथ और विश्वकर्मा का आदर्श है और दूसरे के सामने धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनकी शपथ खा करके हम लोग विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में शपथ खाते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोक हित को नुकसान पहुंचे। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं? मुझे लगता है कि ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल है, इसमें इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं है। जिसके जो मन में आएगा और जो समझा लेगा वो काम कर देंगे, व्यवस्था उसका इंतजाम कर देगी। समझ में आने की बात है। एक रवि भाई बताएंगे हम लोगों को कि एक वो पीटर सालबर्ग करके एक इंजीनियर हुआ करता था असम में। वो कहता था कि जितना नुकसान स्किल्स ऑफ द इंजीनियर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ने पहुंचाया है इस देश को, उतना और किसी ने नहीं पहुंचाया। कि आप जो कुछ चाहिए करवा लीजिए इन लोगों से, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने कई बार अकाउंटेबिलिटी शब्द के बारे में पूछा है लोगों से, बोलते हैं हाँ अकाउंट्स तो हम लोग पूरा रखते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब आप अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी के बीच की तमीज़ नहीं कर सकते तो आपने क्या किया होगा? कौन आपको जिम्मेवार ठहरा पाएगा? हमको लगता है कि इन सब के बीच में एक बात तो ये हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए कि नदियों का क्षेत्र हमने दखल किया है। नदी ने हमारा क्षेत्र दखल नहीं किया। जो उसका इलाका था विस्तार का वो हमने दखल किया है, और वो उसका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कभी थोड़ा और कभी बड़ा बदला जरूर लेती। वो काम नदी करती है। एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसने कहा था कि मैं बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स like this, the way we are planning and doing, is like throwing gloves at nature, which it is not likely to go unavenged. वो आप उसको बॉक्सिंग रिंग में ललकार रहे हैं और वो बिना बदला लिए आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपकी हुलिया बदतर करेगी। लेकिन एक दूसरे इंजीनियर साहब थे, वो यहाँ के बिहार के चीफ इंजीनियर रह चुके थे। उन्होंने कहा देखिए, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो मर्यादा में रहना चाहिए। प्रकृति ने हम लोगों को नंगा पैदा किया था, लेकिन हम लोगों ने कभी जानवरों की खाल पहनी थी तो कभी बाद में कपड़े ईजाद कर लिए, लेकिन किसी दूसरे की आंख नहीं फोड़ी कि आंख फोड़ देंगे तो वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा उसको और हम नंगा घूम सकते हैं। वो काम हमने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये काम एक मर्यादा के अंदर होता है और बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। वो उनकी हिदायत थी। हम लोगों के साथ में, जो किसानों के साथ में और इन लोगों को, यानी हम लोग कहते हैं कि जब कोई बाढ़ का नाम लेता है तो हमारे सामने गांव दिखाई पड़ता है, नदी दिखाई पड़ती है, उसमें पानी उफनता दिखाई पड़ता है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं जो कि अपने सर पर बोझा लेकर के जा रहे होंगे, अपने जो कुछ भी बर्तन भांडे होंगे उनको लेकर के जा रहे हैं। एक उंगली से उन्होंने बच्चा पकड़ा हुआ होगा या कंधे पर बैठाया हुआ होगा, एक एक जानवर की नाथ होगी उसमें पगा होगा। ये सब लेकर के औरतें और मर्द और बच्चे जाते हैं एक ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए। यही दिखाई पड़ता है। हमारे इलाके में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ जो आती थी वो, एक तो मैंने बताया था शुरू में कि वो खूंटा देख करके डरती थी, और दूसरा ये कि कभी 2.5 दिन से ज़्यादा की नहीं होती थी। 4-5 बार आएगी महीने में, यानी बरसात के मौसम में, और उसके बाद से वो चली जाएगी। कभी 2.5 दिन से ज़्यादा की बाढ़ नहीं होती थी। तो खूंटा देख के डरने वाली बाढ़ और 2.5 दिन में समाप्त हो जाने वाली बाढ़ आजकल न तो वो खूंटे का लिहाज करती है और न वो 2.5 दिन का लिहाज करती है। अब वो 2.5 महीने रहती है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो
एक गांव का दृश्य उभरता है जैसे ही हम लोग बाढ़ का नाम लेते हैं। आजकल हमारे शहरों का भी वही हाल हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था। वो बाढ़ कभी नासिक में आएगी, कभी पूना में आएगी, कभी नागपुर में आएगी, कभी जालंधर में आएगी, कभी भोपाल में आएगी, चेन्नई और मुंबई वो सब हम लोग देख चुके हैं। कभी गुजरात में आती है, महसाना में आएगी, तो कभी कच्छ में आएगी, मतलब कोई हिसाब नहीं है उसका। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बैठ करके ये सोचना चाहिए कि हम लोग ये 2.5 दिन की 2 दिन की 2.5 दिन की बाढ़ को हम लोगों ने कैसे 2.5 महीने की बाढ़ बना दिया, और शहर की बाढ़ को हम लोगों ने, गांव की बाढ़ को हम लोगों ने कैसे शहर पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं हमारे सोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसको पूरा रिव्यू करना चाहिए। सरकार ने, मैंने देखा है कि नेशनल कमीशन ऑन फ्लड्स की एक रिपोर्ट आई थी 1980 में, जिसमें जितने तरीके हैं उसके बाढ़ नियंत्रण के सरकारी तरीके हैं, उसमें उन्होंने उसकी मर्यादाएं तय की हैं कि अगर आप ये करेंगे तो ये होने वाला है, ये करेंगे तो ये होने वाला है। और उसके बाद से उन्होंने सिफारिशें की, 207 सिफारिशें की कि इसके हिसाब से ही काम करना चाहिए, इन्हीं मर्यादाओं के बीच में ही काम करना चाहिए। लेकिन हमारी एरोगेंस कि हम नेचर को सबक सिखा देंगे, ये हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि नेचर को कैसे कंट्रोल करना है। नेचर को सबक सिखाने के चक्कर में हम लोगों को खुद सबक सीखना पड़ रहा है और वहाँ से अकल काम नहीं कर रही। और आजकल बहुत ज़ोर शोर से बाढ़ कंट्रोल कहा करते थे, फ्लड कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल नहीं करते। अब वो थोड़ी सी कुछ शर्म आती है तो कहते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करने का नाम लेकर के भी काम तो व्यवस्था वही कर रही है जो कि कंट्रोल के लिए करती थी। मैनेज करने का क्या काम किया हमारे यहाँ बिहार में? जब आज़ादी मिली थी तब 160 किलोमीटर लंबे तटबंध थे। आज हमारे पास 3,800 किलोमीटर लंबे तटबंध हैं। हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया था वो करीब 25 लाख हेक्टेयर का हुआ करता था उस समय। आज वो सरकार के हिसाब से 68.8 लाख हेक्टेयर्स का है। और उसमें अगर कुसाहा ब्रिज से अगर जितनी तबाही हुई थी उसको जोड़ दें तो वो 73 लाख हेक्टेयर हो जाता है। 94,000 हेक्टेयर हमारे बिहार का इलाका है। 94,000 में से 94 लाख हेक्टेयर में से 73,000 हमारी फ्लड प्रोन एरिया है हमारा। किसी को चिंता है उसकी कि इतना बड़ा फ्लड प्रोन एरिया लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं? और उसमें वो कहते हैं कि करीब 9.5 लाख हेक्टेयर पूरा पूरा जल जमाव है, उस पर खेती नहीं हो सकती। तो कहते हैं इस पर वो क्या मछली पालन करना चाहिए। और 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन का आप मतलब समझते हैं? आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है करीब 1100 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पर है। मतलब 1 करोड़ लोग, 11 करोड़ की आबादी से 1 करोड़ लोग तो सीधे सीधे, आपके यहाँ पानी बरसे न बरसे, बाढ़ आ जाए, टूट जाए बांध, कुछ भी हो, कम से कम 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे। और यही 1 करोड़ लोग हैं जिसमें से करीब 25-30 लाख दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, असम में, सब जगह आबाद हैं। उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। मेरा ख्याल है कि किसी भी मायने में वो 40-50 लाख से कम नहीं होगी। तो क्यों इसके बारे में कोई नहीं सोचता है? क्या ज़रूरत है हमको बाढ़ को दुश्मन मानने की, पानी को दुश्मन मानने की? बुजुर्ग लोग जो हमारे रहते आए थे, जब हम बैठते हैं उनसे बात करते हैं तो उनको लेमैन कह करके बेइज्जत करते हैं। उनसे कभी पूछा कि आप लोग कैसे इंतजाम करते थे इतने दिनों तक, सदियों तक आप कैसे रह गए यहाँ? कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, और वो छोड़ करके नहीं गए। अगर यही सब होता तो क्षमा करेंगे, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आबादी प्रति व्यक्ति राजस्थान में होती, दंडकारण्य में होती, तमिलनाडु में होती। ये क्यों बिहार, बंगाल और असम और इन सब में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा? कुछ तो कारण रहा होगा। इन सारी चीज़ों पर एक मैं समझता हूँ कि कुछ हम लोगों को शोध परक काम करना चाहिए, और किसी भी तरीके से जो व्यवस्था है हम लोगों की, जो विभाग हैं इसके लिए, उनको कहना चाहिए कि भाई आकर के आप हकीकत देखिए ना, वहाँ क्या हो रहा है। आप अगर समझते हैं कि उसका समाधान आप रिलीफ से कर लेंगे, तो मैंने विधानसभा की रिपोर्ट्स में पढ़ा है 1947, 48 या 50 के आसपास, 56 तक मैंने देखा है, जबकि लोग विधानसभा में कहते थे कि आप रिलीफ दे करके लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इस समस्या का स्थायी समाधान कीजिए
और अगर कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करिए। कई आंदोलन चले कि हमको रिलीफ नहीं चाहिए, हमको क्षतिपूर्ति चाहिए, और क्षतिपूर्ति जब देनी होगी तो हालत खराब हो जाएगी। तो आप कोई भी काम सही हो या गलत, अगर आप इस नीयत से करेंगे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है और सरकार देख लेगी, जितनी क्षति होती है उसके बारे में एक सेक्रेटरी साहब थे, जब 1984 में कोसी का बांध टूटा था, इसके पहले, कुसा के पहले, उन्होंने कहा था कि अगर हम क्षतिपूर्ति देने जाएंगे तब तो आने वाली सारी सरकारें खाली क्षतिपूर्ति ही देंगी, कंपनसेशन ही देंगी, और कोई काम विकास का नहीं होने पाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो वो लोग समझते हैं, लेकिन ये है कि पब्लिक को किसी तरह से बहला फुसला करके अगले साल के लिए टाल देना, वही एक काम है, उस पर कोई गंभीर काम नहीं। मैंने उनसे कहा था, एक बार सरकार को लिखा था 2015 में, कि देखिए बम्बई से पानी आता है, निकल नहीं पाता है, चेन्नई में भी पानी इस तरह से परेशान करता है, शहरों को परेशान करता है। तो ये तो एक थोड़ी सी कहानी बनती है, लेकिन गाँवों से जो पानी नहीं निकल पाता उसकी तो कहानी भी नहीं बनती, उसको तो कोई सुनता ही नहीं। तो क्यों नहीं आप एक ड्रेनेज कमीशन, फ्लड कमीशन तो आपने 2-3 बनाए, लेकिन एक ड्रेनेज कमीशन बताइए ना, बनाइए, और उससे कहिए कि देश की पानी की निकासी की व्यवस्था का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, और उसके हिसाब से काम किया जाएगा कि पानी आए और चला जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी आए और रह जाए, इससे हमको जरूर फर्क पड़ता है। और वो जो बकरी की तरह से बांध, जो बिल्ली की तरह से बाढ़ आती थी, नदी का पानी आता था, वो बाघ की तरह से आएगा। तो बिल्ली का मुकाबला करना हम जानते हैं, लेकिन बाघ का मुकाबला करना हम नहीं जानते। आज आप कहीं का वीडियो देख लीजिए, बिहार का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, असम का, तो कुछ विचार करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन आप कैसे करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे कि भाई कम ऑन, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, वो जिम्मा व्यवस्था का है। और नहीं तो आप लोगों से कहिए कि आप अपना अपना इंतजाम कीजिए, भाई हमसे नहीं होगा। कम से कम ये जो सच बोलने का प्रयास कीजिए। झूठ बोलना तो अनपार्लियामेंट्री होता है ना, झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है ना कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू ब्रिंग दीज पीपल इन एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द टेबल, वो एक समस्या। और दूसरी समस्या ये है कि व्हेन वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तब हमारी डिमांड क्या होगी, हम क्या मांगेंगे उनसे, क्या कहेंगे कि ये कर दीजिए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो वो क्लैरिटी हमको भी चाहिए, जो कि शायद हम नहीं हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग वो 6,000 रुपया कैश पा करके, या 9,000 रुपया कैश पा करके, या 2,000 रुपया कैश और 1 क्विंटल अनाज पा करके अपने आप को बार्टर कर लेते हैं, अपने आप को बार्टर कर लेते हैं, अपनी खुशियों को बार्टर कर लेते हैं। ये सब विचारणीय प्रश्न है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, और ज़रूरत है भुक्तभोगियों से सीखने की, हमको भी, और वो जो लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं जो कि 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं उनको। मैं समझता हूँ कि अगर कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना मैं समझता हूँ जी कि काफ़ी है। जी आप जी, लोगों को सभी को आपका धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार। डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्यावरण, संस्कृति, समाज और समाज की जो परंपराएं हैं, समाज का जो पुरातन ज्ञान है, इतिहास से जो सबक हैं, उन सब से सीखते हुए मानव सभ्यता और अ, हमारा जो समाज रहा है, ग्रामीण समाज, वो किस तरह से अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटता था, उसके बारे में पूरे विस्तृत आपने जानकारी भी दी, और यह भी बताया कि कहाँ गलतियां हुई, और जो हमारा आधुनिक प्रशासन तंत्र है या आधुनिक हमारा इंजीनियरिंग तकनीकी तंत्र है, उसने जो व्यवस्था खड़ी की, उनके बीच में कहाँ खामियां रह गई, और उसका नतीजा आज समस्या बढ़ती जा रही है और हर साल हो रही है, और उसका नुकसान भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रविशंकर रवि जी से। आप गुवाहाटी में कई वर्षों से रह रहे हैं, आप दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं। असम में बाढ़ की समस्या काफी गंभीर है, और वहां भी बिहार की तरह लगातार काफी नुकसान होता है और लोग परेशान होते हैं। और बाढ़ ऐसी एक समस्या है पब्लिक के लिए कि उसका बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है, आदमी के लाइवलीहुड को रोक देती है, उसकी उसकी जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है,
तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी और मतलब हम ड्रॉट को ले लें या अर्थक्वेक को ले लें, फायर को ले लें, तो एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का एक ड्यूरेशन बड़ा छोटा होता है कि उसमें तुरंत कुछ कार्रवाई करके आदमी कर सकता है। लेकिन बाढ़ जब आ जाए और लंबे समय तक, जैसा आपने बताया मिश्रा जी ने, कि अब 2-2 महीने, 2.5 महीने तक पानी भरा रहता है, तो बहुत लंबे समय तक उसकी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और पहले कहीं 2-4, 10-20 गांवों तक समस्या होती थी, अब लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में, खासतौर से असम में, ये समस्या कितनी विकराल है, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, क्या तकनीकी तंत्र पे और प्रशासन तंत्र कार्रवाई हो रही है और कितना उसका प्रभाव है? आप कृपया हमारा उस विषय पे मार्गदर्शन करें। रविशंकर जी। धन्यवाद कुलदीप जी। खास करके धन्यवाद इसलिए भी कि बाढ़ के बहाने आपने दिनेश मिश्रा जी से वर्चुअल मुलाकात आज बहुत दिनों के बाद कराई। दरअसल जब मैं झारखंड में था और मधुपुर में था, तो उस समय दिनेश मिश्रा जी से कई बार मुलाकात होती थी, हम लोग बैठकों में मिलते थे और बाढ़ के बारे में एक समझ मेरी उस समय विकसित होने लगी थी। हालांकि मैं उसमें इतना मैच्योर्ड भी नहीं था, लेकिन बाढ़ को, तटबंधों की राजनीति, इन सारी चीजों को, या फिर गंगा मुक्ति आंदोलन से मैं जुड़ा तो उसमें भी वो फरक्का का और फिर सिल्टिंग का, ये सारी चीजें कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं जब 89 में मैं असम आया और 89 और आज मैं जब देखता हूं तो बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले भी बाढ़ आती थी, असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जिस ढंग से बाढ़ की तबाही बढ़ी है, यह चिंता की बात है। तो मुझे लगा कि विद्वानों की या एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट पढ़ने के बजाय मैं उन इलाकों में चला गया, खास करके धेमाजी का इलाका जो अरुणाचल की तलहटी में है और पहाड़ के नीचे है, ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और सबसे पहले बाढ़ जो है वहीं पर आती है। तो मैं धेमाजी के इलाके में चला गया और वहां पर जो ब्रह्मपुत्र के किनारे जो लोग रहते हैं, जो गांव हैं, उनके बूढ़े लोगों से मैं बात करने लगा बाढ़ के बारे में कि, और असमिया में चूंकि मैं उनसे बात करता था तो उनको सहजता भी होती थी कि कैसे आप लोग पहले बच जाते थे। पहले तो ना तो स्पीड बोट थी और ना ये राहत थी और ये था, और अब इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल जब बाढ़ आती थी या आने वाली थी तो पानी के रंग से हम लोगों को पता चल जाता था कि अब जल का स्तर बढ़ेगा, और हम तैयारी शुरू कर देते थे ऊंची जगहों पर जाने का। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता था हम ऊंची जगह की तरफ चले जाते थे। दूसरा यह है कि उनका जो अपनी लाइफ स्टाइल है, आप देखिएगा अगर उन इलाकों में जाकर, तो उसको वो लोग चांग घर बोलते हैं, मचान नुमा घर। और वो जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर वो लोग रहते हैं, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट की ऊंचाई पर। और खास करके आप माजुली और वो धेमाजी का जो वो इलाका है जहां पर बाढ़ हमेशा आती है, वहां पर लोग जमीन से 10 फीट ऊपर रहते हैं मचान बनाकर। और मचान पर जाने के लिए उनके वही लकड़ी, बांस की सीढ़ी है। यहाँ पर बांस की कोई कमी नहीं है। बारिश के दिनों में जब बाढ़ नहीं रहती है तो उसके नीचे ही उनके मवेशी, सुअर, बत्तख, ये लोग वहां पर रखते हैं। और जब बाढ़ आती है तो ये सारे मवेशी ऊपर ही चले जाते हैं मचान पर। और माजुली या उस पूरे इलाके में हर घर के नीचे एक डेंगी बंधी रहती है। और वो लोग उनके, जैसा कि मिश्रा जी भी बता रहे थे, वो बचपन से ही वो जानते हैं कि नाव को कैसे चलाना है या पानी में कैसे तैरना है। और मैंने देखा खास करके जो मिसिंग ट्राइब है धेमाजी, लखीमपुर और इस पूरे इलाके में, वो पानी के साथ जीना जानती है। पानी उनके, और असम में दिक्कत क्या है कि यहाँ मध्य अप्रैल से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच में कभी भी बाढ़ आ सकती है। और इस बार तो 3 बार बाढ़ आ चुकी। ऐसा बहुत कम होता है कि 3 बार बाढ़ आ जाए, और इस बार अभी कुछ इलाकों में तो 4थी बार बाढ़ आ गई है। अब लोग बोल रहे हैं कि
ऊपर में, जैसे तटबंध नेपाल की बात आ रही है कि नेपाल में कोसी में ऊपर बांध बनना चाहिए, यहाँ ब्रह्मपुत्र में भी तिब्बत में चीन बांध बना रहा। तो अब यहाँ आशंका दूसरी है। असम या अरुणाचल के लोगों को लगता है कि तिब्बत अगर ऊपर बांध बना लेगा और पानी को डाइवर्ट कर देगा तो हमारा ब्रह्मपुत्र तो सूख जाएगा और उसका पानी कम हो जाएगा। ये अलग बात है कि ब्रह्मपुत्र में इतनी सारी नदियां आकर मिलती हैं कि अगर वो तिब्बत में एक धारा ब्लॉक भी होता है, वैसे पूरे धारा को ये ब्लॉक कर भी नहीं सकते हैं। वो ब्रह्मपुत्र जैसे नदी को पूरी तरह से डाइवर्ट करना संभव नहीं है। उसके बाद अरुणाचल के इस इलाके से चीन के दूसरे हिस्से से लोहित जैसे नदी है, वो चीन के दूसरे हिस्से से आती है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन के दूसरे, लेकिन आकर वहां पर तिनसुकिया डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आकर वो वहां पर मिलती है। इतनी सारी नदियां आकर मिलती हैं कि इसलिए ब्रह्मपुत्र के सूखने का भ्रम जो ये है। लेकिन अब समस्या जो दिख रही है वो ये कि ब्रह्मपुत्र में सिल्टिंग, वो जो गाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है और नदी का जो बेड है वो लगातार ऊपर हुआ है। इसकी मुख्य वजह यह है, ये गुवाहाटी के पास ही मेघालय का इलाका है और वहां पर उमसोई बोल के एक पहाड़ी नदी है। माने खासी शब्द में होता है पानी। तो पहले उस इलाके में हम लोग पिकनिक भी करने जाते थे तो पहले बिल्कुल पानी साफ था, आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ता था। पिछले दिनों जब मैं गया तो पानी पूरी तरह से गंदला है और जब पानी नदी में मैंने पैर डाले तो पूरा पैर कीचड़ में डूब गया, जबकि पहले बालू था। हुआ क्या है, ये शहरों में जो बालू की जरूरत हुई तो इस तरह की जो छोटी छोटी नदियां हैं जो जंगल में है, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, वहां से बड़े पैमाने पर बालू का दोहन भी हो रहा है। सारी छोटी छोटी नदियां जो है, जिनको नाला आप कहिएगा, उससे इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि पूरे नदी का बेड कीचड़ से भर गया है। और जो पानी को जो वहां पर फिल्टर करने का या जो पहाड़ी जो गाद आती थी उसको जो थोड़ा सा कंट्रोल करते थे, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं और सारा का सारा मिट्टी जो है वो ब्रह्मपुत्र में भरता चला जा रहा है। ब्रह्मपुत्र में आप जब देखिएगा और ऊपर जो पहाड़ वगैरह पर, खास करके अरुणाचल में जिस ढंग से डेवलपमेंट हुए हैं पहाड़ पर और उसकी वजह से कटाई भी हुई है, तो आपको ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के दिनों में बड़े बड़े विशाल पेड़ डूबते हुए तैरते हुए नजर आते हैं। तो ये जो एक समस्या उस पर एक तो यहाँ पर एक है कि एक डाइक, ये तटबंध वाली जो एक समस्या है। दूसरा है जैसे माजुली है, वहां पर तटबंध बनाने के लिए कितने बार माजुली की जो भौगोलिक बनावट हुई है वो 2-3 नदियों के बीच में माजुली बसा हुआ है और वो वही बालू जमते 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 वहां पर टापू जैसा होते 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 अब वो माजुली एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। लेकिन नदी का जो अपना स्तर है और वहां पर मिट्टी, वो बालू वाली मिट्टी है, जोर से पानी आता है तो एक बड़ा हिस्सा कट के उसमें डूब जाता है। आज के दिन में आधा माजुली तो कट गया है और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा। अब उस माजुली को कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और माजुली थोड़ा सा असम के लिए इमोशनल मामला है। इमोशनल इसलिए है कि जो असमिया संस्कृति के जो का केंद्र रहा है माजुली, क्योंकि महान संत श्रीमंत शंकर देव ने वहीं पर नाम घर स्थापित किया था, वहीं पर उन्होंने आश्रम की तरह वहां पर व्यवस्था की थी जहां पर शिक्षा है की व्यवस्था की जाती है। सत्रों की स्थापना वहां पर की उन्होंने। तो अब लोगों को लगता है कि वही माजुली तो असमिया संस्कृति का केंद्र है, इसको तो बचाना है। और वहां जितने सत्र उसको एक समय से समझ लिए कि गुरुकुल की जो परंपरा थी, गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे, गुरु शिष्य वहीं भोजन बनाते थे, काम करते थे और अपना उपार्जन वो खुद करते हैं। तो ऐसे कई सत्र वहां पर थे जो सत्रों को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा। अब इन सारी चीजों को बचाने के लिए 1980 में एक एक्ट की तरह, सेंट्रल एक्ट की तरह, संविधान के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन हुआ
ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का मेन फंक्शन था कि जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, वहां के लिए इरोजन, फ्लड, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग करनी थी। वो एक पॉलिटिकल डिमांड था और उस लोगों को लगा कि ब्रह्मपुत्रा के बोर्ड के गठन हो जाने से अब तो असम और नॉर्थ ईस्ट की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। अरबों अरब रुपया उनकी योजनाओं में खर्च हो गए। माजुली पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। अब वो बालू से भरी हुई बोरियों से आप ब्रह्मपुत्र जैसे नदी की बाढ़ को कभी रोक सकते हैं? एक्चुअली अगर हम देखें असम में, तो यहाँ पर जो ये बाढ़ है और ये जो तटबंध की राजनीति है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हर इलाके के लोग, आप इन दिनों यहाँ के अखबारों को देख लीजिए, हर इलाके से मांग हो रही है, जहां पर भी बाढ़ का पानी जा रहा, तटबंध बनाओ, तटबंध चाहिए हमको। और उनको खुश करने के लिए तटबंध कैसे बन रहा? बोरियों में बालू भरकर नदी के किनारे खड़ा रख दिया जाए, हजारों हजार बोरियां खड़ी कर दी गई और वो तटबंध तैयार हो गया और उस पर मिट्टी डाल दिया गया। वो पानी के साथ अगले 2 साल 3 साल के अंदर वो पानी रिश्ता 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 वो तटबंध खत्म हो जाता है। तो तटबंध यहाँ पर करप्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है और हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से यहाँ पर तटबंध बनाए जा रहे हैं। अब इन लोगों ने दूसरा यह है कि इतने तटबंध हैं कि आप उसकी देखभाल कैसे कीजिएगा? पानी का जब तेज प्रभाव आता है या चूहे उसमें बिल करते हैं, दूसरे जीव जंतु भी बिल करते हैं, वो उसकी वजह से वो पानी रिसने, यहाँ कोई पक्का या कोई कंक्रीट का तटबंध तो है नहीं, मिट्टी के बने हुए तटबंध है, बालू की बोरियों से, बांस के बेड़े से। तो उसका आप कितना उसकी देखभाल कर पाएंगे? तो 4 साल 5 साल के अंदर वो तटबंध, कभी इस साल इधर का तटबंध टूटता है, उस साल उधर का तटबंध टूटता है, और जब किसी नए इलाके में तटबंध बनता है तो पानी का दबाव किसी दूसरे इलाके में चला जाता है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का जो नेचर है वो अपनी धारा हमेशा बदलते रहती है। कभी नॉर्थ बैंक की तरफ उसका धारा रहता है, कभी साउथ बैंक की तरफ रहता है, कभी पानी का दबाव इधर रहता है, कभी पानी का दबाव उधर रहता है। तो तटबंध के नाम पर, और यहाँ पर मजाक में लोग कहते हैं कि जिस साल बाढ़ आती है उस समय फेस्टिवल, दुर्गा पूजा फेस्टिवल की मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बाढ़ में राहत और डैम के निर्माण के और मरम्मत के काम पर जो करप्शन होता है, जो पैसा लोगों तक पहुंचता है, उससे लोग मार्केटिंग करते हैं। ये असम में एक कहावत है, एक व्यंग है। इसको लोग, इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी स्थिति अलग है, लेकिन ये स्थिति असम में साफ तौर से दिखती है। कभी गंभीर जो एक पहल होनी चाहिए। और तटबंध में तो चूंकि मिश्रा जी की राय से मैं शुरू से ही मानता हूं कि तटबंध से आप बाढ़ को रोक भी नहीं सकते हैं। यहाँ के जो पुराने जानकार हैं, जो गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे जब बात होती है तो वो वही बोलते हैं कि तटबंध टूटने से ज्यादा तबाही हो रही है। हम रात में सोए हैं, 15 फीट पानी आकर गांव घर में घुस गया। पहले भी बाढ़ आती थी, पानी आता था, धीरे धीरे हम लोग ऊंची जगहों पर चले जाते थे। दूसरा जो ज्यादा जो तबाही हुई है, चर एरिया जिसको कहते हैं, वो ये ब्रह्मपुत्र के बीच में जो टापू जैसा एरिया है, उसमें एक बहुत सारे लोग बस गए। और जब बाढ़ आती है तो फिर उनको, उनके राहत के नाम पर, चूंकि वो एक वोट बैंक भी है, उनको खुश करना है, तो ये सारी चीजें वहां पर चलते रहती हैं। कुल मिला के ये दिखा कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, जिसको लेकर इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनी थी, आज वो डिफंक्ट होकर बैठा है। अब उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लेवल की अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर में है, उसका चेयरमैन, वर्षों तक उसका कोई चेयरमैन नहीं होता है, उसमें कोई जीएम नहीं होता है, उसमें कोई फंड नहीं होता है, वो एक सफेद हाथी की तरह वो बनकर रह गया। लोग काजीरंगा में, जैसे इस बार भी बाढ़ बहुत आ गई, काजीरंगा में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज्यादा बाढ़ आई। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, जबकि मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात की तो बोले कि काजीरंगा में बाढ़ का आना बहुत जरूरी है। काजीरंगा में अगर बाढ़ नहीं आएगा तो ये जो एक सींग वाले गैंडे हैं, इनके साथ समस्या हो।
समस्या ये होगी कि इन गैंडों को वो बैम्बो ग्रास, वो लंबा वाला घास काफी ऊंचे जो होते हैं, वो सबसे प्रिय है, जो एक हाथी के आकार के बराबर ऊंचाई उसके घास की होती है। और वो जब बाढ़ से नई मिट्टी आती है तो उस नई मिट्टी में वो घास काफी तेजी से उगती है और वो गैंडे, और ज्यादातर गैंडे आपको उन्हीं घास वाले इलाकों में, गैंडे पहाड़ी इलाके में नहीं रहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र के किनारे जो मैदान है और जो ऊंची घास है, उसी घास के इलाके में गैंडे पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जंगल में बाढ़ नहीं आएगी, बहुत सारे बीमार पशु हैं, बहुत सारे पशु मर गए हैं जंगल में, तो इस बाढ़ के बहाने पूरे जंगल की सफाई भी हो जाती है और नई मिट्टी आती है। असम में अगर बाढ़ नहीं आएगी तो एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि अकाल जैसी स्थिति हो जाती। एक साल मुझे याद है, यहाँ पर पानी बाढ़ कम आई तो अकाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीन धान की 3 फसल होती है, कई इलाकों में 2 होती है, नहीं तो 3 की फसल होती है। वो बाढ़ का पानी आकर यहाँ जो वाटर बॉडीज है उसमें आकर भर जाता है और फिर लाखों लोग मछली मारते हैं। वाटर बॉडीज यहाँ पर इतनी है कि उसमें और बहुत ट्रेडिशनल जो मछलियां हैं, उनकी जो प्रजाति हैं, उन वाटर बॉडीज में मिलती है, तो वो सारा चीज आकर भर देती हैं। अब सवाल ये है कि हम पहले क्या होता था कि ये सारी वाटर बॉडीज का उपयोग नहीं होता था। अब एक अच्छी बात क्या हुई है कि इन वाटर बॉडीज में मछली पालन और इस तरह की चीजों का बढ़ा है। अब जैसे इस बार कोरोना काल में आमतौर से पहले असम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मछलियां बहुत पसंद है, तो आंध्र से मछलियां आती थी। इस कोरोना के काल में तो मछलियां बंद हो गई आना। यहाँ का लोकल जो प्रोडक्शन है, इस बार लोगों को लगा कि हमारा ये डिमांड है, और फिर दूसरी तरफ अब ग्रेजिंग फील्ड की तरफ लोगों का, पशुपालन की तरफ लोगों का ध्यान गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो बाढ़ के उपादान है। मुझे ये लगता है, और मैं इस बात को बोलता भी रहा हूं जहां मुझे मौका लगा है, कि ये तटबंधों के चक्कर में माथा मारने के बजाय आप काजीरंगा की, जैसे मैं बात कर रहा था, इस बार एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, 2-3 साल से चल रहा था, कि बाढ़ के पानी की वजह से ये सारे वन्य प्राणी और खास करके गैंडे वगैरह इधर उधर भागने लगते थे, पहाड़ पर की तरफ जाते थे और आबादी वाले इलाके में घुस जाते थे। इन लोगों ने क्या किया है, कई टीलों का निर्माण करवाया है उन नीचे इलाकों में, और इस बार मैंने देखा कि सारे टीले वन्य जीवों से भरे हुए थे। बाढ़ का पानी, तो मुझे लगता है कि नीचे वाले इलाकों में इस तरह के टीले का निर्माण और होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, वहां पर परमानेंट राहत सेंटर बनाकर रख देना चाहिए। और राहत सेंटर, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि बाढ़ का पानी है, तो वो अपने इलाके के राहत सेंटर में चले गए। जैसे ही पानी नीचे उतरा, इससे जो उनकी तबाही है, या जो उस समय स्कूल में, कॉलेज में, इधर से उधर लोग सड़क पर जो शरण लेते हैं, उस दिशा में अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अनुकूल होगा। और ये जो रिवर बेड वाला है, अब डिब्रूगढ़ शहर कुछ जगह पर तो तटबंध एक मजबूरी है, तटबंध एक कंपल्सन है। जैसे भूकंप के बाद डिब्रूगढ़ शहर का जो लेवल है और उसकी तुलना में ब्रह्मपुत्रा का जो लेवल है वो ऊंचा है। बेड, ब्रह्मपुत्रा का जो बेड का लेवल है वो डिब्रूगढ़ शहर से ऊंचा हो गया है। अब वहां पर तटबंध डाइक बनाया गया है और उस पर सड़क भी बना दी गई है। उसकी वजह से वो अब उसमें जहां पर ब्रिजेज होता है तो डिब्रूगढ़ शहर में दूसरे किनारे से पानी घुसने लगता है। जिस तरफ डाइक है उसकी वजह ऊपर के इलाके से वहां पर पानी आने लगता है। लेकिन वह एक बड़ी आबादी है, तो मुझे लगता है कि जहां पर बड़ी आबादी है उसको बचाना है। वहां पर ठीक है, कुछ डाइक वगैरह इस तरह के तटबंध के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो जो निचले इलाके हैं या जहां पर आबादी उतनी घनी नहीं है, उन इलाकों में इस तरह के तटबंध ज्यादा तबाही फैला रहे हैं। और लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल लोगों को खुश करना है, नेताओं को, हर एमएलए के पास सबसे पहला डिमांड यही जाता है कि हमारे इलाके में कटाव हो रहा, तटबंध बनाइए। ये बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही बड़ा डिमांड असम में है। इन सारी चीजों को अगर किया जाए,
मुझे लगता है, और परमानेंट रूप से शेल्टर वगैरह बना दिए जाए, ताकि हर साल जो इस तरह की दिक्कत हो रही है या जो लोगों को परेशानी होती है, या फिर बाढ़ या फिर उस मिसिंग जनजाति की तरह जो पानी और बाढ़ के साथ जीना जानती है, उसने बड़ी से बड़ी तबाही को भी देखा है, उनकी कोई शिकायत नहीं होती है। वो जानते हैं कि हमको बाढ़ में कैसे रहना है, क्या रहना। लेकिन जब से ये तटबंध टूटने लगे हैं, तब से उनकी समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है। वो इस तरह की चीजों के वो अभ्यस्त नहीं थे। असम में एक और समस्या है, जैसे नेपाल में बिहार के साथ है, भूटान में कई सारे पनबिजली परियोजनाएं बनी हैं, और वहां से बड़े पैमाने पर, पहले ये स्थिति नहीं थी, अब बड़े पैमाने पर वहां से बाढ़ का वो जो पानी जो है डैम से लोग छोड़ते हैं, और उससे निचले असम में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। असम सरकार ने इस पर भारत सरकार के साथ अनुरोध किया है कि आप थोड़ा भूटान से इस बारे में बात कीजिए। चाइना से आप बात सीधी कर नहीं सकते हैं, चाइना वहां पर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि असम के जो अनुभव हैं, जो लोगों के पुराने अनुभव हैं, हमारे एक्सपर्ट को, अभियंताओं को, जो लोग नीति बना रहे हैं, उनको, उन लोगों की सलाह लेकर कुछ एक व्यवस्थित एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। तभी इस तरह की बाढ़ की समस्या को कम किया जा सकता है, बाढ़ को आने से रोका नहीं किया जा सकता है, जान माल की तबाही को कम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मोटा मोटी ये सारी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद रविशंकर जी। आपने पूर्वोत्तर और विशेष रूप से असम में जो बाढ़ की समस्या है और जो एम्बैंकमेंट्स से उस समस्या से निपटने के जो उपाय किए जा रहे हैं, उसमें क्या कमी है और उसके कितना प्रभाव पड़ रहा है और बाढ़ का क्या असर होता है, उसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं सर? जी सर। अच्छा, डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी। तो आज जो चर्चा है, अब इस चर्चा में विषय को आगे ले जाते हुए कुछ प्रश्न हैं जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स ने कुछ रेज किए हैं। जी नमस्कार। आपने जो विषय बताया और उसमें आपने कहा कि हमने जैसे जैसे विकास की पश्चिमी सोच हावी होती गई भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, और उसमें हमने किस तरह से स्थानीय या जो हम कहना चाहिए ग्रामीण स्तर पे पानी से, बाढ़ से, नदियों के बारे में, प्रकृति के बारे में जो सोच थी, उसको हमने उसको हम दरकिनार करते गए, और एक पश्चिम की जो जिसको कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड जो अप्रोच रही, उसको हम आगे बढ़ाते गए। आप ही का मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग की है, कि हम समाज को किस तरह से उसमें इन्वॉल्व कर सकें, समाज के लोगों को आगे ला सकें, और समाज की जो पहले से जो ज्ञान रहा है, जो परंपराएं रही है, और प्रकृति के साथ जीने की जो आदत रही है, उसका हम उपयोग करें। जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में मैं चाहूंगा पहले इसमें पहला प्रश्न ये था कि क्या मोकामा ताल बिहार जैसा कोई गहराई का उपाय, या कच्छ गुजरात, या मतलब मेरे ख्याल से वो सरदार सरोवर की बात कर रहे होंगे, जैसे ऊंचे बांध का कोई स्थान या कोई उपयोग नहीं हो सकता? ये एक प्रश्न है कि भाई बाढ़ से निपटने के लिए मुझे लगता है एक तो शायद जो बिहार में या ब्रह्मपुत्र में जो पहाड़ से नीचे आते हुए जो गाद आती है, उससे जो समस्या पैदा होती है, मुझे लगता है उसकी थोड़ी जानकारी आप दे पाए। तो ये एक प्रश्न आया है कि क्या हम कोई गहराई का उपाय करें या कोई ऐसा ऊंचा बांध बनाएं तो उससे क्या बाढ़ से निपटने में कुछ मदद मिल सकती है। एक प्रश्न ये है। दूसरा कि ये बांध तंत्र, फिर दूसरा प्रश्न है कि भाई बांध तंत्र की राजनीति और ये जो बाढ़ का उद्योग या एम्बैंकमेंट्स, जो तटबंधों का ये जो उद्योग है, इससे छुटकारा कैसे। इसमें प्रश्न के साथ सुझाव है कि क्या माया सभ्यता, जो मायन सिविलाइजेशन है, उन्होंने जिस तरह के कोई उपाय किए होंगे, तो क्या उनकी कुशलता या उनके ज्ञान का ऐसा अध्ययन करना चाहिए। ये एक प्रश्न है।
आप अभी प्रश्नों का जवाब देंगे? मैं और एक प्रश्न आपसे पूछूं मिश्रा जी? हाँ। हाँ, आप इन प्रश्नों का नहीं, जवाब देंगे? वो कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ जी। हाँ, जी 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 जी। कोशिश कर सकता हूँ इसलिए कि देखिए, आमतौर पर जो बाढ़ का प्रश्न है वो प्लेन्स का सवाल होता है। पहाड़ी इलाकों में तो वही होता है जो कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग देख रहे हैं। ले दे करके सारा कुछ नदी में ही आना है, और जो कुछ भी आप वहाँ सही गलत काम करेंगे उसका तुरंत फल आपको मिल जाता है। सारे रास्ते बंद हैं वहाँ के, और बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और वो सारा मलबा जो है वो आपका नदी में ही आ रहा है। और वहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से हम लोग वहाँ उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगे हुए हैं। अब वो टूरिस्ट स्पॉट है या नहीं है, इस पर ज़रूर चर्चा होती है, कभी कभी नहीं है कि नहीं होती है। तो ऊंचे बांध का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए पहाड़ होना ज़रूरी है। आप प्लेन लैंड पर जहाँ की स्लोप, ग्राउंड स्लोप जो है वो करीब 8-10 सेंटीमीटर हो टू 1 किलोमीटर, तो उस पर बांध नहीं बन सकता। उस पर अगर बहुत खुश होंगे आप तो एम्बैंकमेंट ही बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये है कि अब हमारे प्रांत का जहाँ तक सवाल है, वो बांध की ज़मीन तो है नहीं हमारे पास, वैसा टोपोग्राफी ही नहीं है हमारे पास, वो है नेपाल में। और नेपाल से हम लोग लंबे समय से वार्ता कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी नॉट्स हैं। हमारी एक टीम वहाँ 1997 से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही है। 97 से लेकर के 2004 तक एक फेज़ हुआ, फिर 2004 के बाद से उसका दूसरा फेज़ हुआ, और समझिए कि करीब 23 साल तो हो गए। 23 साल में उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन पाई है। और वहाँ लोगों की अपनी डिमांड है। वो लोग समझते हैं कि इंडिया के लिए या किसी दूसरे देश के लिए हम क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफाइस करेंगे तो उसकी कीमत हमको चाहिए, वगैरह वगैरह। वो एक लंबा किस्सा है, तो उसके बीच में तो हम लोग नहीं जाएंगे। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमको अपनी वो समस्या का समाधान अपनी ज़मीन पर खोजना चाहिए। ये दूसरे के भरोसे आ, ये काम करना उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी ज़मीन पर, अब सरकार के पास में कम से कम 4-5 हज़ार इंजीनियर्स होंगे मेरा ख्याल है। उनको एक बार संदेशा भेज करके कहा जाए कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, अपनी ज़मीन पर इसका समाधान खोजिए, देखिए वो लोग क्या कहते हैं। तब वो लोग शायद जाएं गांव वालों के पास कि भाई क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मामला फंस गया है, तो आप लोग बताइए। वरना तो सर्वारिष्टा शांतिर्भवती, चारों तरफ शांति ही शांति है। हमारे पास नेपाल में बांध बनाने का एक प्रपोजल रखा हुआ है कि वो जब नेपाल सरकार तैयार हो जाएगी तो हम बना देंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उस पर जो एनवायरमेंटल डिबेट है वो तो चल ही रही है बहुत तरीके से। और यही हालत हमारे किसी मित्र ने मोकामा ताल के बाद में कहा है। मोकामा ताल पर कितने शोध हुए, और हर साल उसको कहा जाता है कि अब इस साल इस पर काम शुरू ही हुआ, समझिए। तो होता क्या है कि उसमें फिर वो मेड़ बनती है और कुछ पानी की निकासी का काम हो जाता है, लेकिन ताल की समस्या सिर्फ बाढ़ की नहीं है, वहाँ सूखे की भी। और दुर्भाग्य से वहाँ जो पानी आता है ज़्यादातर झारखंड से आता है। जब ये झारखंड और बिहार एक हुआ करता था तब उसका समाधान आसानी से खोजा जा सकता था, क्योंकि सब चीज़ आपके हाथ में थी। अब आप एक मोर्चा और खुल जाता है कि उनसे नेगोशिएट कीजिए कि वो अपने पानी का क्या करेंगे, कितना आने देंगे, नहीं आने देंगे, उनको चाहिए, उनकी तो कोई योजना नहीं है। तो ये जो बातें चलती हैं ना, जिनका कि ज़मीन पर कोई निस्तारण नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कि जब आप सब कुछ कर सकते थे, जो भी आप चाहते थे कर सकते थे, तब आपने नहीं किया। और अब उसको जब डिस्प्यूटेड हो गया, बहुत से डैम्स हैं जो कि झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ दोनों की ओपिनियन लेनी पड़ती है बिहार के फ़ायदे के लिए, या उन लोगों को भी परेशानी होगी बिहार से। तो इस पर तो बड़ा मुश्किल है कह पाना। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब नदी जोड़ योजना का सवाल आया था, वो तो कहते थे ना कि वो आखिरी समाधान है, और पानी दो ही राज्यों के पास था, एक मेरे राज्य के पास में, बिहार के पास में, और एक रवि भाई के राज्य में, असम में। तो वहाँ से दो जगहों से पानी आएगा। दिक्कत हमारे यहाँ असम के बारे में तो वो बताएंगे। हमारे यहाँ दिक्कत है कि हमारे पास दक्षिण बिहार में पानी नहीं है, और बिहार सरकार ने एक अध्ययन करवाया था, उसमें कहा था उन्होंने कि सोन और पुनपुन दो
नदियां ऐसी हैं दक्षिण बिहार में जिनमें प्रति व्यक्ति पानी जो है अभी काम चलने लायक है, लेकिन अब भविष्य में उसके साथ समस्या होने वाली है। और बाकी जो नदियां हैं उसमें जितना प्रति व्यक्ति उपलब्ध पानी है वो वैगाई, कावेरी और पेन्नार, इन 3 नदियों से, तमिलनाडु की इन 3 नदियों से भी कम है। तो अगर नदी जोड़ योजना की बात करनी है तो पहले हमारे यहाँ पानी दक्षिण बिहार में पहुँचाया जाना चाहिए, तब उसके बाद हम उत्तर बिहार के बारे में सोचेंगे। उत्तर बिहार के बारे में है कि हम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, एनुअल रिपोर्ट सिंचाई विभाग की। उनका कहना है कि गंगा में जो पानी बहता है उसका 37% हमारे यहाँ से जाता है, और वो 37% पानी कोई ये ना समझे कि वो हमारे उपयोग का नहीं है। वो सिर्फ इतना ही है कि उसका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ज़रूर करेंगे। तो 37% पानी जो है वो गंगा का चला गया हमारे यहाँ से। नेपाल की रिपोर्ट्स में एक जगह हमने पढ़ा था, वो कहते हैं कि गंगा का जो विंटर डिस्चार्ज है उसका 70% नेपाल से जाता है। तो जब भी उस नदी के साथ या उस पानी के साथ या इस पर कोई योजना बनाई जानी चाहिए तो थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए। फिर उसके बाद बाण सागर की समस्या है। जब अपने यहाँ सूखा पड़ता है तो फिर हर बार यहाँ से डेलीगेशन जाता है कि भाई थोड़ा सा पानी छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के पानी की तो ये स्थिति है। और हमारे यहाँ जिस तरह से तटबंध टूटते हैं और जिस तरह से नहरें टूटती हैं, सड़कें टूटती हैं, मैं बताऊं आपको 2007 में हमारे यहाँ 34 जगह तटबंध टूटे थे, 54 जगह नेशनल और स्टेट हाईवेज टूटी थी, 829 जगह विलेज रोड्स और माइनर रोड्स टूटी थी। मुझे लगता है कि पानी ये इशारा कर रहा था कि उसको यहाँ से रास्ता चाहिए, और हम लोगों ने उसको और मजबूती से और ऊंचा करके बांध दिया कि अगली बार तक तो ठीक हो गया, अब उसके बाद देखा जाएगा। तो जो पानी के इशारे को हम समझने से इनकार कर देते हैं कि उसकी निकासी का इंतज़ाम हमको करना पड़ेगा, तो कोई भी सबक लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं, कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। हमारे एक मंत्री थे बिहार में, वो कहा करते थे कि 1-1 इंच अगर तटबंध आगे बढ़ता है तो हमारी परेशानियां जो हैं 1-1 किलोमीटर दूर तक बढ़ती हैं। आप जानते हैं, आप मंत्री हैं, और इतनी परेशानियां अगर आपको दिखाई पड़ती हैं तो भगवान के लिए उस पर विचार करने के लिए कुछ कीजिए कि इसका विकल्प कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो कहेंगे नहीं, वी मस्ट लिव विद फ्लड्स। ठीक है, मैं फ्लड्स के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन सी फ्लड्स? वो जो हमारे यहाँ 87 में आई थी, या जो इस साल आई है, या 2017 में आई है? और उसके बाद से आपने क्या किया? आपने वही तटबंध नदियों के किनारे बनाते जा रहे हैं जो कि 1987 या 1954 में बन रहा था। तो वो सारा तो काम हो ही रहा है। तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप जो गलत काम कर रहे हैं, जिसने आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र 3 गुना बढ़ा दिया, उसको रोक दीजिए। तो जो बची खुची बाढ़ है उससे हम वी विल ट्राई टू लिव विद इट। दोनों काम तो नहीं हो सकता ना कि आप चोर से कहिए कि चोरी करो और साहब से कहिए कि जागते रहो। तो जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे और साथ में, तो फिर वही कंटेम्प्ट की बात आती है कि सारी एक्सपर्टाइज तो हमारे पास है, एक्सपर्ट तो हम हैं, तो हमको किसी से कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो बेटी के बाप बने बैठे हैं कि बेटी से कोई मतलब ही नहीं है उसका शादी का, उसकी शादी हम चाहे जहाँ करेंगे, हम तो बाप हैं। तो ये एक वार्तालाप का माहौल नहीं है कि हम लोग जिसके पास सारी सूचनाएं हैं, हम तो नहीं जानते ना बहुत सी चीज़ें अंदरूनी, लेकिन जो सब जानता है वो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है, हमारे जो डाउट्स हैं उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो ये उद्योग ही बनेगा ना, जैसे किसी ने सवाल किया है कि ये उद्योग ही बनेगा। और फिर जो सभ्यता का सवाल है, बाढ़ वालों की सभ्यता कुछ रही होगी ना, कुछ तो उन्होंने भी किया होगा। एक आदमी अन्ना हजारे, रालेगन शिंदे को संभाल सकता है। इस तरह के बहुत से प्रयोग करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने उसमें लीड थी। बाढ़ के मामले में ये संभव नहीं है। एक गांव लेकर के आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो हर तरह से आपके यहाँ से प्रवेश करेगा और हर तरफ से निकलेगा, दोनों ही बातें, हर तरफ से निकलेगा। तो जब तक आने वाले पानी और जाने वाले पानी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक आप कोई योजना कैसे बना लेंगे। फिर होता है कि एक क्लस्टर ऑफ विलेज लीजिए जो कि उसको आप सेक्लूड कर सकें, या फिर रीजनल एरिया लीजिए तो वहाँ पर आप कुछ प्रयोग कर सकें। कितनी बार हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला वही है कि अगर हम तटबंध बनाना कहें तो हमारी वाहवाही होगी। नदी जोड़ योजना के बारे में बात करें, जिसको कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और 2017 तक वो योजना पूरी हो जानी चाहिए थी,
जिस पर काम भी नहीं शुरू हुआ। तो अब उस पर क्या विचार करेंगे और किसके साथ करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। गांव में हम लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सब गलत काम हो रहा है, तो वो कहते हैं अरे जिसका मुंह है वो खाएगा। तो हम लोगों का जब तक मुंह नहीं है तब तक हम लोग नहीं खाएंगे, जब हमारे मुंह हो जाएगा तो हम भी खाएंगे। तो उद्योग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसके बेनिफिशरीज भी हैं, वो सारे कुछ हैं। ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए लंबा जन जागरण करना पड़ेगा लोगों के साथ में कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, आप लोगों के साथ ये जातियाँ हो रही हैं, और अगर आप समझते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लीजिए 6,000 रुपया या 9,000 रुपया, उनको भी फायदा है। मुखिया जो है वो सबका लाल कार्ड अपने पास रखे हुए है। ये लोग जो हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात में, तमिलनाडु में, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, और यहाँ फॉल्स फेसबुक बनती है, मेजरमेंट बुक बनती है, और उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। तो कुछ मुखिया जी ले लेते हैं, फिर वहाँ से वो कहाँ कहाँ जाता होगा पता नहीं, और इनको भी घर बैठे मिल जाता है, जो कि दिल्ली पंजाब में मजदूरी कर रहा है, उसको भी कुछ फ़ायदा है, वो भी चुप रहता है। तो ये स्थितियाँ हैं, उसमें क्या सलाह दें हम किसी को? हो सकता है कभी लोग खड़े हो जाएं उठ करके कि अब बहुत हो गया, अब हम नहीं मानेंगे, तब तो कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तो गिलगिल माहौल में तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, वो निराशाजनक, बहुत ही स्थिति निराशाजनक है, मैं यही कह सकता हूँ। जी, एक प्रश्न है कि जो नॉर्थ बिहार में है, जनरली जो सड़कें बनती है वो नदी के प्रवाह के 90 डिग्री पे बन रही है, मतलब रिवर फ्लो है उसके 90 डिग्री पे रोड बना देते हैं, तो वो अक्सर उसको हाँ। काटती है। तो हम्म। प्रश्न ये है कि क्या मतलब आप या तो लंबा कुछ ब्रिज बनाएं या और कुछ ऐसा करें, नदी के प्रवाह के साथ सड़क बनाएं, तो कम से कम सड़कें नहीं कटे, ये जो बार बार समस्या आती है, नुकसान होता है, तो उससे निपटने का क्या हो सकता है? तो वो तो आपने खैर प्रशासन का बताया, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, वो हर गांव में, हर कस्बे की एक कहानी है कि भाई जहाँ भी बारिश के पानी का फ्लो है, और खास तौर से जहाँ भी वर्षा वाली जो नदियां हैं उनका जो फ्लो आता है, और जब बारिश नहीं होती है तो जनरली वो नदियां सूख जाती है, तो वहाँ लोगों ने इलीगल या लीगल कुछ भी कहें, प्लॉटिंग कर ली, कॉलोनाइजेशन कर दी है, और अब वो जब वहाँ पानी आता है तो वो पानी स्वाभाविक रूप से बस्तियों में घुसता है, और अगर बस्तियों की दीवार वगैरह है तो वो आसपास फैलता है, और उससे बाढ़ की या जल भराव की जो समस्या खड़ी होती है वो हम आजकल कई शहरों में देख रहे हैं। तो एक ये भी प्रश्न है। एक और है कि समस्तीपुर, दरभंगा जैसे जिलों में बाढ़ का जो पानी आ रहा है उसका क्या कुछ दोहन या कुछ आर्थिक उपयोग हो सकता है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। एक प्रश्न है, फ्लड कमीशन ने ड्रेनेज कमीशन की बात को या ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई प्रयास या कोई उसमें रुचि क्यों नहीं दिखाई? मेरे ख्याल से 3-4 प्रश्न हो गए, तो आप इनको ले लीजिए, फिर मैं आगे कुछ पूछूं। हाँ, जब ये नेशनल हाईवेज बन रही थी, जो स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो उसमें शुरू शुरू में दिखाई पड़ता था कि जो स्पेसिंग दी जा रही है सड़क के बीच में पानी के प्रवाह की, वो बहुत अच्छी है। लोग कहते थे कि अब कभी बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन हमारा उसमें कहना था, और मैंने कई बार लोगों से कहा भी कि देखो ये दीवारें तो हैं ही पानी के रास्ते में, और सारा पानी तो यहाँ आने के पहले ऊपर स्टैग्नेट करेगा। पूरा पानी एक साथ ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी जैसे बराज से निकलता है तो उसमें ठहराव आता है, बराज के अपस्ट्रीम में सिल्टेशन होता है, और डाउनस्ट्रीम में कुछ दूर तक, जहाँ तक उसकी वेलोसिटी पानी की बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ तक तो वो इरोड करता है ज़मीन को, लेकिन उसके बाद फिर सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है, सिल्टेशन शुरू हो जाता है। ये हर बराज में भी यही होता है। मैं ज़रूर, मुझे लगता था कि देखिए इतनी लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची सड़कें बन रही हैं, और इसके बीच में जो ये कलवर्ट्स दिए जा रहे हैं या पैसेजेस दिए जा रहे हैं, एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि ये दीवारें तो रह जाएंगी अपनी जगह, लेकिन पानी भी अपनी जगह रहेगा, वो भी जाएगा नहीं यहाँ से। और मुझे लगता है कि
इन सड़कों के निर्माण के बाद से एक तो 2017 में इस तरह की घटनाएं देखने में आई थी, और दूसरा इस साल सुनने में आता है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी वहाँ रहेगा। पानी रहेगा तो जो अपस्ट्रीम में फसल लगी होगी उसको नुकसान पहुंचाएगा, सीधा डूब जाएंगी फसलें, और नीचे वाली जो है वहाँ इरोजन होगा, तो जहाँ जहाँ तक इरोड करने वाली उसकी कैपेसिटी होगी वहाँ पानी तो उसको फसल को ख़त्म कर देगा, और जहाँ वो फैलता है वहाँ आंशिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब इसमें कुछ नॉर्म्स रहे होंगे उन लोगों के कि कितना एरिया देना है, उसके हिसाब से उन्होंने दिया। मेरी अपनी फीलिंग है कि जो कुछ भी बचत करने की कोशिश की जाती है वो हमेशा पक्के कामों में होती है, क्योंकि पक्के कामों में हमेशा पता लगाया जा सकता है कि इसमें कितना सामान इस्तेमाल हुआ, और उस वक्त के अगर आप शेड्यूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऑफ रेट्स का अगर पता लगा लें तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना हेरा फेरी हुई होगी। आज भी उस्ताद ईशा ने जो ताजमहल बनाया था, अगर उसमें शाहजहाँ के ज़माने का अगर वो आ, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स अगर हो पता लग जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ राजा के रहते हुए भी क्या क्या हुआ होगा। तो पक्के काम में आमतौर पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें डिटेक्टेबल होती हैं। लेकिन जो मिट्टी के काम हैं उनमें तो कुछ भी हुआ, फर्स्ट रेन और 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं। वो हमेशा कहते हैं तटबंध बना है तो टूटेगा। राव साहब का स्टेटमेंट है, KL राव साहब हमारे मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनका पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि 1965-66 में कोसी के तटबंध पर हमला हो रहा था और वो किसी भी वक्त टूट सकता था, तब उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि ये तो मिट्टी के बने हुए तटबंध हैं और जो तटबंध हैं वो तो टूटेंगे ही। तो जब आपको पता था कि तटबंध हैं टूटेंगे ही, तो आप 1954 में चाइना क्या करने के लिए देखने गए थे, जो आपके रिकमेंडेशन पर वहाँ कोसी का तटबंध बना। उसी वक्त आपने कह दिया होता कि अगर ये तटबंध बनेगा तो टूटेगा ही, तो लोग उसके बारे में सोचते कि क्या होता। तो ये तो ड्रेनेज की अपनी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से निपटना है मैंने बताया, जो हमने तो लिखा था भारत सरकार को, वो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपका सुझाव जो है बड़ा उत्तम है और इस पर काम होना चाहिए। 5 साल तो हो गया, मुझे तो कोई खबर नहीं कि क्या हुआ ड्रेनेज कमीशन का। वो मांग अब भी है कि भैया पानी की निकासी का इंतज़ाम करो ना, जैसे बाढ़ रोकने का इंतज़ाम किया और उसका परिणाम हुआ कि 3 गुना इलाका पानी में चला गया, तो थोड़ा ड्रेनेज उसकी निकासी का इंतज़ाम करो, शायद कुछ हम लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो ये तो इशू लेना पड़ेगा सरकार के साथ में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को, कि कम से कम सुने तो कोई। दूसरा फिर समस्तीपुर और दरभंगा, ये तो मतलब नदियों का जाल बिछा हुआ है इन इलाकों में। कोसी वहाँ से गुजरती है, बूढ़ी गंडक, बागमती और बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ वहाँ, महानंदा, महानंदा तो खैर दूर है वहाँ से, वो तो कटिहार और पूर्णिया की तरफ है। लेकिन दरभंगा में तो सब है, कमला है, भूतही बलान है, छोटी धौरी, सोनी, कितनी नदियाँ हैं वहाँ पर, और उनका सारा पानी अगर एक साथ आ गया तो फिर तो बचाने वाला कोई नहीं। बहुत से इलाके हैं वहाँ पर जो कि पूरे के पूरे 6-6 महीने पानी में डूबे रहते हैं, कोई उपाय नहीं है वहाँ से उसको पानी को निकालने का। और लोग कहते हैं कि तटबंध को अगर और ऊंचा कर देंगे तो ये पानी शायद नहीं आएगा। अरे जितना ऊंचा करेंगे उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, ये क्या बात हुई। फिर बोलते हैं कि इसको कंक्रीट का बना दीजिए, कंक्रीट का बना देंगे तो पानी सीप नहीं करेगा और बाहर वाला पानी तो रुकेगा ही, तटबंध टूटेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर से तो पानी बहेगा। तो अपने अपने लोगों के प्रपोजल होते हैं, लोग कहते हैं कि वो नदी की उड़ाही कर दीजिए, उसको मतलब एक्सकवेट करके उसको गहरा कर दीजिए। हम लोगों के जो घर बनते हैं, जो बहुत से लोगों ने घर बनाए होंगे, और उसमें जो फाउंडेशन के लिए मिट्टी खोदी जाती है 3 फीट बाई 3 फीट की ट्रेंच या उस तरह का, उससे जो मिट्टी निकलती है उसी मिट्टी को उठा के हम लोग प्लिंथ में डालते हैं, फर्श में, उसके बाद भी मिट्टी बच जाती है। तब वो किसी गधे वाले को या किसी और को, ठेले वाले को कह करके हम कहते हैं कि भाई इसको ले जा, कहीं हटा दे, कहीं फेंक दे, तो वो ले जा करके कहीं बेच देता है, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन भरने हैं उसको। तो जब एक घर की फाउंडेशन से इतनी मिट्टी निकलती है, तो आप जानते हैं, आप जब गंगा को डिसिल्ट करने की बात करेंगे और कोसी को डिसिल्ट करने की बात करेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। कोसी में जितनी सिल्ट आती है उससे, एवरेज सिल्ट
इससे अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा अगर बांध बनाया जाए तो भूमध्य रेखा के 2.5 चक्कर काटेगा। ब्रह्मपुत्र में जितनी सिल्ट आती है उससे अगर वो ऐसा ही बांध बनाया जाए तो वो 9 गुना, 9 बार भूमध्य रेखा के चक्कर काटेगा। तो जब आप कह देते हैं, कहने को तो कह देते हैं, तो एक आदमी इनकलाब बोलेगा, पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले हो जाएंगे कि यही समस्या का सच्चा समाधान है। लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? उस पर विचार करने को कोई तैयार नहीं होता। हमसे कहिए कैलकुलेट करके, हमने तो उसकी क्वांटिटी निकाली हुई है, कोसी से कितना निकलता है। 5 जो पिछला अगला 33 किलोमीटर लास्ट स्ट्रेच है उसका तटबंध का, महिषी से लेकर के कुपड़िया के बीच में, उसका हमने तटबंध देखा तो तटबंध के भीतर 5 इंच मिट्टी जमा हो रही है हर साल, बताते हैं एवरेज। और उस एवरेज को अगर निकालने को उतनी मिट्टी 5 इंच मिट्टी हर साल निकाली जाए तो 37,000 ट्रक रोज चाहिए वहाँ से मिट्टी ले जाने के लिए 15 दिसंबर और 15 मई के बीच में। 37,500 ट्रक जाएगा और 37,500 ट्रक आएगा कि वो अगले दिन लोड हो सके। और वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन मंत्री तक बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदियों को उन्होंने खंगाल दिया और बड़ा अच्छा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि बिहार में बड़ा अच्छा काम हुआ है। कहाँ क्या क्या अच्छा काम हुआ है? उसकी तो मार्केटिंग है कि आप जो चाहें तो उसकी मार्केटिंग कर लीजिए। और कौन वेरीफाई करने के लिए जाता है कि यूपी में क्या हुआ और बिहार में क्या हुआ और असम में क्या हुआ? जो चाहिए सो कह लीजिए। तो ये इस पर तो थोड़ा सा जो प्रबुद्ध लोग हैं जो कि चिंता करते हैं उनको थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए। और ये जो जिले हैं समझ नहीं, पुराना दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, तो पहले कमिश्नरी, आज शायद कमिश्नरी है इस वक्त। उस वक्त तो ये अलग अलग सब डिवीज़न हुआ करते थे दरभंगा जिले के। दरभंगा का पूर्वी इलाका जो है कोसी के टच में आता है, कमला के टच में आता है, डूबा हुआ है। लेकिन मधुबनी में कमला वाला जो हिस्सा है वो तो वहाँ तो पानी मिल जाता है, लेकिन बाकी इलाका तो सूखा ही हुआ है। समस्तीपुर से होकर के नदियाँ बहती हैं, बूढ़ी गंडक बहती है, बागमती बहती है, जमुआरी बहती है और क्या क्या कितनी नदियाँ हैं, सब जो पानी से तबाह रहता है। और पानी अगर नहीं आया तो सूखे से तबाह हो जाएगा। तो इन सब पर विचार करने के लिए कम से कम हमारे पास, आपके पास, किसी के पास ऐसे साधन नहीं है जो कि इन चीज़ों का विश्लेषण कर सके और उसका परिमाण निकाल सके। लेकिन सरकार के पास हैं और अगर वो चाहे तो कर भी सकती है। बिहार का जो इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट थी वो 94 में आई थी, 26 साल हो गए उसको। इस बीच में बहुत कुछ बदला है और किसी को कारण जानना चाहिए कि इतनी बाढ़ क्यों आ रही है और कैसे आ रही है और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार, ड्रेनेज सुधार करने से ज़रूर हो सकता है, लेकिन पूरा सुधार हो पाएगा वो तो पता नहीं। कहीं ना कहीं जा कर के लोगों से हमको कहना पड़ेगा कि भाई देख, पानी तो आएगा, वो तो रुक नहीं जाएगा। अगर रोक देंगे तो यहाँ पूरा अकाल वाला इलाका बन जाएगा। बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहते हैं बाढ़ तो हमको चाहिए, पानी तो हमको चाहिए, वरना हमारी खेती कैसे होगी। लेकिन कोई ना कोई तो है जो कि अश्योर करता है कि हम बाढ़ आने ही नहीं देंगे। लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि बाढ़ नहीं आने देंगे, तो वैसा ही करना चाहिए। और उसी से फिर ये फ्लड कमीशन और ड्रेनेज कमीशन की बात उठती है। फ्लड कमीशन की रिपोर्ट तो समझिए कि 25 साल 26 साल हुई पुरानी, थोड़ा बहुत उसका मायने है। लेकिन ड्रेनेज कमीशन तो कभी अपॉइंट ही नहीं हुआ कि इतनी समस्या अगर पानी की निकासी के साथ आ रही है तो लेट अस स्टडी इट एंड व्हाट शुड बी डन, लेट अस डिफाइन दोज मेजर्स। कोई सुनता ही नहीं है उसका। और सुनता मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं है कि फ्लड में तो आप सीधा सीधा वादा कर देते हैं कि तटबंध बना देंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ड्रेनेज में आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि जो फ्लड पॉलिसी आपने, फ्लड कंट्रोल की पॉलिसी आपने अडॉप्ट की थी वो गलत थी और उसमें आपका जो बाढ़ वाला क्षेत्र था वो 3 गुना हो गया। तो वो गलती की बुनियाद पर ही तो उस कमीशन की को अपॉइंट करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि ये ना पूछो कि किस किस ने धोखा किया, वरना कितनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे। मुझे एक नेताजी ने कहा भी था कि उनका वो बार बार लेख छपता था 2008 में जब कोसार टूटा था, तो उनका बार बार लेख छपता था और उनका भाषण छपता था अखबारों में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैं उस वक्त
एक किताब लिख रहा था बागमती पर, तो मैंने सोचा कि उनका बड़ा योगदान था, उसमें उनसे बात करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तटबंध, ये जो नेपाल की जिस बाढ़ की बात, बांध की बात आप कर रहे हैं, वो कब बनेगा? बोलते हैं कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा वो आपका लेख और आपका भाषण? बोलते हैं वोट चाहिए तो लेख भी लिखा जाएगा और भाषण भी दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ, क्योंकि हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, और हम हमको अगर कुछ आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ, और आपको अगर हम कुछ कह दें तो आपके खिलाफ कौन खड़ा हो, आपके साथ कौन खड़ा होगा? किताब लिख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के कॉपीज छापेंगे, 20,000 लोग भी पढ़ लें तो बहुत है, और हमारी एक एक मीटिंग में 20,000 लोग आते हैं, तो हमारा आपका क्या मुकाबला है? सही बात है, हमारा उनका क्या मुकाबला है? तो हम कहेंगे कि ड्रेनेज अब कमीशन अपॉइंट कीजिए, तो कौन सुनने वाला है? एक और नेताजी का बात बताएं, उन्होंने बहुत बुजुर्ग थे, अब तो नहीं रहे, उन्होंने हमसे पूछा कि आप इन चीज़ों में क्यों रुचि ले रहे हैं? अब मैंने कहा पता नहीं क्यों रुचि ले रहा हूँ, लेकिन रुचि ले रहा हूँ, हो सकता है मैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन करूँ। बोलते हैं कोई आंदोलन भी कीजिएगा। मैंने कहा मैं तो आंदोलन वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आंदोलन की मदद तो ज़रूर हो जाएगी लिखने से। बोलते हैं सुनिए, जब आप आंदोलन कर देंगे ना और वो पीक पर होगा ना, तो खाली 5 मिनट का भाषण होगा नेताजी का टीवी पर। टीवी आ गया था उन दिनों, टीवी पर उनका भाषण हुआ कि हम तो ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, पूरा इलाका सींच देना चाहते हैं, सारा टाँड़ लहलहा देना चाहते हैं, बाढ़ ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप सबको खुशहाल कर देना चाहते हैं, और ये जो लोग हैं विचार नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और वो 5 मिनट में आपको बर्बाद करके चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर है कि इस चक्कर में मत पड़िए। फिर भी मतलब हम लोगों की बेहयाई है कि हम लोग टिके हुए हैं किसी तरह से। हम तो वी नो वेरी वेल कि वो रोटी में घी किधर चुपड़ा हुआ है, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ज़मीर इजाज़त नहीं देता, क्या करें? दैट्स इट। है काफी सॉरी काफी प्रश्न है, काफी सुझाव है। एक जो विषय बार बार आता है, और खास तौर पे मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, तो जहां भी बारिश कम होती है या सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, वहां अक्सर ये चर्चा होती है कि यार वहां बाढ़ आ रही है तो वहां का पानी हमारे यहाँ क्यों नहीं भेज देते। और वो एक, आपने राव साहब का नाम भी लिया, और फिर वाजपेयी सरकार थी तो उस समय नदियों को जोड़ने की बात भी चली। तो एक एक बड़ी अपेक्षा सी रहती है कि वह काम, हालांकि वो बहुत ही बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि प्रकृति के खिलाफ उस तरह से, एक कि आप नदी का प्रवाह कहीं और है, उसको कहीं और लेके जाना, कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, सुनने में बड़ा आसान लगता है। पर्यावरण के लोग उसको इको डाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के बहुत सारे मुद्दों से भी जोड़ते हैं, लेकिन जो किसान हैं या जिन्हें पानी की जरूरत है, उन्हें तो इतना लगता है कि भाई जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी को कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में तुरंत क्यों नहीं पहुंचा दिया जाए। तो ये एक अक्सर चर्चा में आ जाता है। तो इस पे बड़ा प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को उनके उस विषय की या वैसी सोच में कहाँ गैप्स हैं, उन पे आप संक्षिप्त में, मुझे लगता है, थोड़ा आप मार्गदर्शन करें, ताकि लोगों को आगे से कभी इस तरह के विषय हो तो जानकारी रहे। देखिए, उस बारे में तो बहुत कुछ कहना, लेकिन ये है कि जो उसका प्रचार हुआ है कि उससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये तो सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर नदी जोड़ योजना बन जाएगी तो सारा समाधान हो जाएगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूँ कि हमारे बिहार से पानी जाएगा, और उसी माहौल में जाएगा पानी। तो आप, उसकी शर्त है कि नवंबर के बाद से ट्रांसफ़र नहीं होगा। नवंबर तक जो कुछ पानी का ट्रांसफ़र कर देना है, जो भी सरप्लस है वो उसी समय तक है, उसके बाद तो अपने स्थानीय इस्तेमाल के लिए आएगा। अब अगर सोचिए कि 2007 की बाढ़ में, जैसा मैं बता रहा था कि 54 जगह सड़कें टूट गई और 34 जगह तटबंध टूट गए, और 829 जगह बाकी दरारें पड़ गई स्ट्रक्चर्स में। उस साल 2007 में बहुत भीषण बाढ़ आई थी बिहार में, लेकिन किसी भी नदी का
जो मैक्सिमम फ्लड लेवल था वो अचीव नहीं हुआ, ये सरकार की रिपोर्ट में है। और वो इसलिए अचीव नहीं हुआ क्योंकि इतनी जगह दरारें पड़ गई तो पानी चारों तरफ फैल गया और वो उसका लेवल नहीं बढ़ा, है ना। ये उसकी एक वजह थी, और उसके बाद से वो पानी वो नवंबर तक वहाँ बना रहा है क्योंकि उसकी निकासी का रास्ता नहीं था। नवंबर के बाद पानी लेकर के जाया नहीं जाएगा। अगर ये नहरें, जब नदी जाएगी तो नहीं पानी जाएगा तो किसी न किसी तरीके से नहर से ही जाएगा। वो आप उसको एडवर्स ग्रेडियंट पर करेंगे और उसके बाद से उसको पंप करेंगे, या पाइप, अंडरग्राउंड पाइप डालें और उसके बाद से उसको पंप करें। मेरे इतनी सलाह ज़रूर होगी कि ये जो आपने पंप कैनाल्स बनाई हैं उनकी परफॉर्मेंस एक बार इवेलुएट कर लिया जाए। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में एक सोन नदी से एक नहर निकालने की बात थी। बात क्या, वो बन गया वो, है ना। उसमें 4 स्टेज की पंपिंग थी, 49 हॉर्स पावर के 4 पंप लगे एक स्टेज में, फिर उसके बाद दूसरे पंप पर जाकर के ऊपर वहाँ पंप होगी, फिर तीसरे में होगी, फिर चौथे में होगी, फिर उसके बाद पानी नहर में जाएगी। सोन का पानी दिखाई पड़ता है। तो नेताजी को लगा कि यहाँ ससुराल है बेटे की और समधियाना है हमारा, तो इसमें तो नहर लगवा ही देनी चाहिए, तो लगवा दिया गया। अब उसके बाद से पानी पंप होता है वहाँ, और बीच में इन 4 पंप्स में, 4 स्टेज की पंप्स में से अगर एक में भी गड़बड़ हो गया तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि 75% फीसदी पर वो पंपिंग स्टेशन काम कर रहा है। लेकिन सच ये है कि नहर में कितना पानी पहुंच रहा है। हमारे एक परिचित थे जो कि वहाँ इंजीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो ये पंप कैनाल तो बन रही है और बना भी दिया गया, लेकिन मिर्ज़ापुर को जो पानी मिलेगा उसमें 1 गिलास पानी की कीमत 1 गिलास संतरे से ज़्यादा होगी, संतरे के जूस से ज़्यादा होगी। तो इसकी क्या योजना थी, लेकिन नहीं, उसका फिर बाद में वो सेकेंड फेज भी हुआ। आजकल उसकी क्या हालत है पता नहीं, लेकर के निश्चित रूप से परेशान होंगे, वो काम नहीं करता। अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, कर डालेंगे, और नहीं होगा तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होगा, और वो सीख जो है हमेशा आगे के लिए काम आएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं, अकाउंटेबिलिटी अगर इस्टेब्लिश हो जाती है और ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि दिस द लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन, प्लीज़ डू इट, गो हैड विद इट। कोई भी आदमी, सेंसिबल आदमी इसको मना नहीं करेगा। लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है उसका क्या करेंगे। आपने कहा था हमारे यहाँ कोसी में कि 7,12,000 हेक्टेयर ज़मीन सींचेंगे, और 3 लाख पर गाड़ी अटकी हुई। 11,57,000 हेक्टेयर गंडक में सींचना था, 4 लाख पर गाड़ी अटकी हुई। तो क्या करेंगे बताए कि अब हम कैसे कह दें कि ज़रूर बना दीजिए इसको, और फिर उससे महाराष्ट्र को कोई फ़ायदा नहीं, पंजाब को कोई फ़ायदा नहीं। तमिलनाडु ने तो खैर केस ही किया था, अलग बात है। बिहार में जब वो सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आया था तब एक मीटिंग हुई थी, और उसमें जितने वक्ता थे उन दिनों लालू जी का वहाँ लालू जी की पार्टी जो थी वो रूल कर रही थी, और उसमें साफ डिलिब्रेशंस में आया था कि हमारे पास अगर सरप्लस पानी किसी को दिखाई पड़ता है तो हम पीने के पानी का त्रास किसी को नहीं देंगे। जो भी हमसे पीने का पानी मांगेगा वो हम उस समय दे देंगे, लेकिन अब ये खेती चलाने करने के लिए और इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमको कौन पानी देगा। तो ये तो मामला फिर वही पॉलिटिकल हो जाता है, टेक्नोलॉजी कहीं है ही नहीं, और पॉलिटिकल विल और टेक्निकल स्किल दोनों के सम्मिश्रण से जो होता है वो तो हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रखने की ज़रूरत है। अगर कोई ये कहता है एंड देन वी मस्ट एक्सपेरिमेंट कि फलानी जगह हमने योजना बना दी और देख लिए वो काम कर रहा है ठीक ठाक, लेट्स डिराइव लेसन्स फ्रॉम इट। लेकिन ऐसे ही कोई कह दे और उसको मान लिया जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो और प्रश्न क्या करें। जी, अब बस खत्म करेंगे सर कुछ देर में, 5 मिनट में। रविशंकर जी, आपसे, रविशंकर जी, पूर्वोत्तर में और खास तौर पर असम में
जो बाढ़ आती है और बाढ़ का नुकसान है, आपने काफी विस्तार से उसके बारे में बताया, लेकिन आप बिल्कुल ब्रीफ में 2 मिनट में 2 या 3 ऐसे कौन से उपाय आप बताना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से समाज को या लोगों को उससे जोड़ते हुए बाढ़ का किस तरह से बेहतरीन, मतलब इस तरह से व्यवस्था की जाए कि नुकसान कम से कम हो और लोग उसके स्वभाव के साथ जिस तरह से पहले रहते आए वैसे बाढ़ से निपट सकें। 2 या 3 मिनट में आप 2-3 सुझाव जो आपको देने हैं, फिर मिश्रा जी से निवेदन करेंगे 2-3 मिनट में लें, फिर हम इसे 7:30 के आसपास खत्म करते हैं। जी रवि जी। जी हाँ जी। हाँ, दरअसल मैंने उस समय भी, आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही। उस समय भी जो मैंने कहा था कि एक्चुअली अब हालांकि इस पर काफी लोग अब सवाल भी उठाने लगे हैं कि क्या असम में जिस ढंग से तटबंध बन रहे हैं, तटबंध के नाम पर मजाक हो रहा है, तो तटबंध की जरूरत है क्या? क्यों नहीं उन इलाकों में ही तटबंध बनाया जाए सिर्फ जहां पर बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है वहां पर। बाकी इलाकों में इसको अभी इतना इस पर माथापच्ची नहीं करनी है, इस तरह की बात यहाँ पर होने लगी है और ये लोगों की समझ में भी आ गई है। इस मामले में असम में थोड़ी सी एक अलग तरह की भावना है और ये मुद्दा उठता भी रहा है कि ये तटबंध के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, इससे ज्यादा बेहतर है कि बाढ़ आने दीजिए। वो उससे उतनी तबाही नहीं होगी जितना पैसा ये तटबंधों के मरम्मत के नाम पर खर्च हो रहा है। आप देखिए, अभी असम के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एक प्रतिवेदन भेजा। असम में 5000 किलोमीटर लंबा तटबंध है अलग अलग टुकड़ों में। अब असम सरकार चाहती है कि उस पर सड़क बने, एक वैकल्पिक राह उस पर बने, तो उसके लिए एक बड़ा प्रपोजल उन्होंने भेजा है। अब ब्रह्मपुत्र की खुदाई का नितिन गडकरी ने आए थे तो यहाँ पर घोषणा की थी कि हम ब्रह्मपुत्र की खुदाई करेंगे। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी की खुदाई, ये माने मजाक है क्या? और हम उसका जो बालू निकलेगा वो नदी के किनारे पूरे सदिया से लेकर माने जहां से वो नदी असम में घुसी है और धुबड़ी तक, दोनों किनारे उस बालू से हम सड़क बना देंगे। अब समझिए उस पर कितना पैसा खर्च होगा। या वो योजना बाद में कुछ ड्रोजर वगैरह भी आए, असम में कुछ जगह पर उन्होंने बराक घाटी में खुदाई शुरू की, क्या हुई खुदाई, फिर बाढ़ आई, फिर उस तरह की स्थिति हुई। तो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जो यहाँ पर विभिन्न संगठन है, इस मामले में असम में एक चीज यह है कि कई संगठन और मीडिया में भी इस तरह के गंभीर मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं लोग यह मानने लगे हैं कि ये जो तटबंध के नाम पर राजनीति चल रही है ये बंद हो, बहुत जरूरी जहां पर तटबंध है, जैसे डिब्रूगढ़ शहर को बचाने के लिए है या किसी शहर को बचाने के लिए है, अब शहर को नहीं हटाया जा सकता है, वहीं पर हो, बाकी चीजें ये तटबंध वगैरह बंद हो और लोगों को जो क्षति होती है बाढ़ की वजह से, उसी तटबंध वाले फंड से इतना पैसा बच जाएगा कि लोगों की मदद की जा सकेगी। जी धन्यवाद रवि जी। डॉक्टर मिश्रा सर, अब कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं काफी प्रश्न हैं, मुझे लगता नहीं हमारे पास समय भी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं उनको उठाना, उनको लेना, लेकिन अब संक्षिप्त में आप लास्ट के 2-3 मिनट में जो बाढ़ की समस्या है और बाढ़ कंट्रोल की एक मानसिकता है, और आपने जैसे कहा कि अब उसको बाढ़ प्रबंधन कह रहे हैं या बाढ़ के साथ जीना है या बाढ़ के साथ किस तरह से तालमेल बिठाना है, आप उसको संक्षिप्त में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स बचे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहिए, फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे सर। जी देखिए, बाढ़ जो है वो तो आनी चाहिए, उसका पानी फैलना चाहिए और उससे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ज़मीन की फर्टिलिटी अपनी जगह बनी रहती है, ग्राउंड वाटर अपने पास बना रहता है और पानी जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, तालाब हैं, कुएं हैं, ये सब ज़िंदा रहते हैं। कुछ में तो पानी भर भी जाता है नदी का, तो वो सब पूरे तैयार हो जाते हैं, तो पानी की उस तरह से कभी कमी महसूस नहीं होती। वो इलाके जो बाढ़ वाले इलाके हैं,
सवाल उठता है कि जो बाढ़ वाले इलाके नहीं है, जहाँ पानी, जैसे राजस्थान का आपने जिक्र किया कि उसका क्या किया जाए, कहाँ से पानी लाएं। मैंने तो राजस्थान में बहुत से कुएं झांके हैं, उसकी तलहटी दिखाई नहीं पड़ती, वो एक सुरंग ही है। वहाँ की समस्या दूसरी है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए उन लोगों को ज़रूर हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कभी, कि भाई आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। और पानी की कमी, मैंने देखा है कि सुना है कि राजस्थान में बर्तन माजे नहीं जाते, बालू से माजा जाता है, उनको पानी नहीं है उन लोगों के पास में। बहुत सी ऐसी जगहें हैं। तो पानी का अकाल तो है, वहाँ भी है, लेकिन उन्होंने भी अपना एक तरीका विकसित जरूर किया होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि लोग तो हैं और वो हार मान करके नहीं रहते, भले सीधा नहीं भिड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये है कि हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे और हम उसको दुश्मन ना समझें, उन परिस्थितियों में एडजस्ट करने के लिए कोशिश करें। और इसके लिए एक्सपर्ट्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उनका ओरिएंटेशन चाहिए। फिर सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा व्यवस्था इंजीनियरिंग की ऐसी है कि वो, जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे तो हम लोगों को वो फोटोग्राफ दिखाए गए थे गोल्डन गेट ब्रिज का। वो 16 किलोमीटर लंबा स्पान का ब्रिज बना हुआ है। और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का, कि जिसका वो 103 या 104 मंजिल की बिल्डिंग थी। और बड़े शौक से हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि जब तेज़ हवा चलती है तो ऊपर 10 इंच के एम्पलीट्यूड से उसकी जो टॉप स्टोरी है वो झूलती है इधर से उधर। फिर भाखड़ा का जिक्र आता था। तो फिर ये हुआ कि यू हैव टू डू बेटर देन दिस। तो हम लोग भी बड़ा फूल के कुप्पा होते थे कि हाँ, हमको तो वी हैव टू बीट द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज और ये एम्पायर स्टेट से ऊपर जाना। हमको तो कभी नहीं बताया गया कि देश की आबादी जो 80% है वो तो मिट्टी के घरों में या घास फूस के घरों में रहती, उनकी कंट्री टाइल्स की छतें होती। तो हमको किसके लिए पढ़ाया गया था, किसके लिए तैयार किया गया था? वो जो कि देश के बारे में कुछ भी ना जाने और सीधा बाहर की राह ले। तो अपने देश के बारे में तो सोचना ही नहीं था। वो तो था कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, लोग सेवा करनी है लोगों की और लोगों की मदद करनी है। वो तो हम लोगों को नहीं सिखाया गया। तो जिसको जो समझ में आया उसने अपनी राह पकड़ी वैसी। तो अपनी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो हैं हमको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विकसित करना चाहिए था, अपने संसाधनों और अपने तत्कालीन और पारंपरिक अनुभव के आधार पर। वहाँ से अगर हम लोग डेवलप करते, जैसे वो लिविंग विद फ्लड्स की बात कर रहे हैं, या रवि भाई ने बताया मिशिंग ट्राइब्स का, कि वहाँ वो लोग किस तरीके से रहते हैं और नीचे से ब्रह्मपुत्र बहता है, ऊपर बड़े आराम से वो उनका खाना पीना चल रहा है। तो ये किसी के समझ में आता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा? और वो उन लोगों ने किया जो जिनको की अकल नहीं थी। तो सीखने की ज़रूरत वहाँ से है कि हमारे मकान कैसे हों और हमारा भोजन कहाँ से आता है, किस तरह से तैयार होता है। कपड़े की बात भी, एक समाधान तो गांधी जी ने निकाला था कि हम लोग अपना खुद बुने, और असम में तो बहुत कुछ बुना भी जाता है अभी भी। तो कपड़े के बारे में तो अब तो उतनी किल्लत नहीं रह गई है, क्योंकि जब से ये सिंथेटिक आ गया तो उतना तो फ़ायदा हुआ कि लोग नंगे नहीं रह पाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो वो एक फ़ायदा, और ख़त्म नहीं होता है तो उससे कितने लोगों का रोज़गार गया होगा, क्या हुआ होगा, वो एक अलग चिंता की बात है। सारे जो इश्यूज़ उभर के आते हैं इस पर एक चर्चा चलनी चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी हमारी वैश्विक समस्याएं हैं और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक पक्ष है जो कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, और दूसरा पक्ष जो है वो जानता है, वो मारे शर्म के बोलता नहीं। तो इस दीवार को तो कहीं ना कहीं तोड़ना होगा कि देखिए हम ये चाहते हैं और आप ये बना रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, ले जाइए इसको। तो कहीं ना कहीं एक वार्तालाप शुरू करना होगा और कहीं कहीं लोगों को मजबूर करना होगा कि यार हमको ये नहीं चाहिए, जो बना रहे हैं हमको नहीं चाहिए, हम यही इसी में ठीक है ना? तो शायद वहाँ से कुछ रास्ता निकले। लेकिन एब्रप्ट मैं कह दूं कि नहीं, नदी जोड़ दीजिए या मत जोड़िए, नहीं, लेट अस डिस्कस इट। और अगर सबके फायदे के लिए है, लोकहित में है और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, कर देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। बट व्हेन यू से इट्स द लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन, तब तो देयर इज ऑल द मोर नेसेसिटी फॉर बीइंग कॉशियस,
अगर ये फेल हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई कुछ करने कोई नहीं है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था का हम लोगों को इंतज़ाम करना चाहिए, बाहर का ग्लैमर उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और जो विद्यार्थियों में उसमें कैरिकुलम, जो बातें रवि ने बताई कि वहाँ असम में किस तरह से लोग रहते थे सुखपूर्वक, अब उनके यहाँ पानी आ रहा है, वाई कांट दैट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। कि हमारे यहाँ देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ के लोगों ने अपना समाधान खुद खोज लिया था। या राजस्थान में क्या किया लोगों ने, जो कि मैं तो नहीं जानता, उस पर मैं आई विल नॉट हैज़र्ड अ गेस, लेकिन वहाँ भी जो लोग हैं तो बिना बात नहीं होंगे, खामखा नहीं होंगे, उन्होंने भी अपना कुछ व्यवस्था की होगी। उन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। एंड देन अगर वो हम लोग जान जाते हैं और उसके बाद से क्या ज़रूरतें हमारी बच रहती हैं उसके बारे में करना, तो वी हैव टू फिल इन दी ब्लैंक्स, वो करना होगा हमको ना। नॉट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इतना ही कहेंगे, बिना वार्ता के कुछ नहीं होगा, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। वो तो ये है कि कोई जांबाज लोग हैं लगे हुए हैं इसको डॉक्यूमेंट करने में, तो शायद कभी कुछ पढ़े। लोक जी शिक्षण तो चलेगा, उसके बिना तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी जी डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविशंकर रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो आज बात निकल के आ रही है वह यह है कि चाहे बाढ़ की समस्या हो या हमारे विकास का कोई मुद्दा हो, हमें एक बॉटम्स अप अप्रोच चाहिए। हमें स्थानीय विकेंद्रित समस्या के समाधान की तरफ देखना पड़ेगा, न कि हम दिल्ली में या किसी प्रदेश की राजधानी में बैठकर हर समस्या का समाधान ढूंढें और फाइलों में वहां से टेक्निकल किसी देश विदेश के कंसल्टेंट से बात करके उसको हम गांव में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो उससे समस्या बढ़ेगी। उसकी बजाय हम गांव से समाधान ढूंढें और वहां से हम समाधान लेके, और हर स्थानीय मुद्दे पे, हर स्थानीय जो समस्या है, संकट खड़ा हो रहा है, चाहे वो बाढ़ का भी हो, तो हम हो सकता है कि हर जिले में बाढ़ का असर अलग हो, उससे निपटने के तरीके अलग हो सकते हो। तो हम एक ही योजना को या एक ही तरीके को सब जगह ना अपनाएं और स्थानीय तरीके से, विकेंद्रित तरीके से विकास का भी और संकट से समाधान का भी कुछ तरीका ढूंढें। आप सब रहे, आपने पूरे धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना और हमारा साथ दिया। फिर से मैं एक बार आप सबकी तरफ से और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जी का और श्री रविशंकर रवि जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।